हेलो बच्चों, मेरा नाम है प्रशांत कुमार अग्रवाल और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का 5th लेसन आव्यूह मैट्रिक्स। वैसे क्लास 12th का फर्स्ट लेसन जो है वो संबंध, सेकंड लेसन फलन, थर्ड द्विआधारी संख्या, फोर्थ प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन और फिफ्थ नंबर पे है क्या, आव्यूह। लेकिन मैंने स्टार्टिंग के 4 लेसन अभी इसलिए नहीं लिए क्योंकि स्टार्टिंग के 2 लेसन हम लोग देखते हैं संबंध और फलन और द्विआधारी संख्याएं, तो इससे रिलेटेड टॉपिक्स 11th क्लास में दिए हुए थे। 11th क्लास में हम लोग को पढ़ना था सेट या समुच्चय। तो जब हम लोग सेट, समुच्चय और उससे रिलेटेड अन्य चीज़ें अगर अच्छे से पढ़ पाए हैं तब हम लोग को संबंध और फलन और द्विआधारी संख्याएं समझ में आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट लेसन है प्रतिलोम त्रिकोणमिति, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री के पूरे फॉर्मूले आते हैं, ठीक है। और लॉकडाउन के चलते या कोरोना के चलते हमने 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री को प्रॉपरली रीड नहीं किया है, ठीक है, और उसके फॉर्मूले या उसके कॉन्सेप्ट्स हमको पता नहीं है। तो अगर आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना चाह रहे हैं तो 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री को हमको प्रॉपरली पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, या फिर उसके कॉन्सेप्ट्स को हमको समझना होगा। तो पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री या समुच्चय, संबंध, फलन, इन सब के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जब वीडियो बना लूँगा तब फिर मैं इन लेसन्स को स्टार्ट करूँगा। आव्यूह को स्टार्ट करने का रीज़न ये है कि आव्यूह के लिए हम लोग को किसी प्रीवियस नॉलेज की हमको ज़रूरत नहीं है। हम अभी जहाँ पे हैं 10th क्लास से निकला हुआ स्टूडेंट्स डायरेक्ट आव्यूह को समझ सकता है। इनिशियल लेवल पे आव्यूह में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है कि हमको प्रीवियस नॉलेज की क्या हो ज़रूरत पड़े। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आव्यूह। तो आव्यूह जो है इंग्लिश में जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। तो आव्यूह पढ़ने के लिए पहले हम लोग को देखना पड़ेगा कि आव्यूह के प्रॉब्लम्स या आव्यूह दिखता कैसा है, ठीक है। बात कर रहे थे कि आव्यूह दिखता कैसे है। पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि आव्यूह के जो क्वेश्चंस हैं वो उसका फॉर्मेट क्या होता है, ठीक है। तो आव्यूह जो है उसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। इंग्लिश के कैपिटल लेटर से ABCDEFG जो भी हम लोग चाहें वो डिनोट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल A हम लोग लेते हैं ऐसा। पहले हम लोग को बनाना होगा क्या, बड़ा कोष्ठक, ठीक है। अब हम लोग इसमें लिख लेते हैं कोई भी रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग या कोई फंक्शन हम लोग इसमें लिख सकते हैं। दूसरा हम लोग मान लेते हैं B हम लोग लेते हैं 1 2 3 ऐसा ले लेते हैं। या थर्ड हम लोग एग्जांपल लेते हैं, हम लोग लिख लेते हैं ABC और DEFGHI। तो ये जो है आव्यूह के ये क्वेश्चंस ऐसे दिखाई देते हैं, बट हम लोग को ये जरूरी नहीं है कि ये हम लोग बड़ा कोष्ठक ही हम लोग क्या करें, यूज़ करें, ठीक है। इसके अलावा हम लोग इसको A ये छोटा कोष्ठक 1 2 3 4, B 1 2 3 और C ABCDEFGHI ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोग और भी तरीके हैं आव्यूह को डिनोट करने के। आपको 2 लाइंस खींचनी है, ठीक है। 2 लाइंस के अंदर 1 2 3 4 और B ऐसा 1 2 3 और C ABCDEFGHI इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। ये जो ये लिखा है और ये तीनों सेम चीज़ें, ठीक है। बट बुक में और हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो हम लोग इस तरीके को यूज़ करते हैं क्योंकि ये तरीका ज़्यादा कंफर्टेबल है। 2 लाइंस खींचनी है, ठीक है, टाइम भी जाता है और पेन की स्याही भी ख़त्म हो रही है, ठीक है। और ऐसा लिखने पे ये वाला जो स्पेस है ये मेरा सोचना है, ठीक है। आप लोग अपने तरीके से समझ सकते हैं कि ये वाला स्पेस जो है जब बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये काफ़ी स्पेस ले लेता है। तो ये परफेक्ट है। जितना बड़ा हमको आव्यूह बनाना है उतने बड़ा कोष्ठक बनाओ और उसके अंदर परफेक्ट जितना हमको लिखना है उतना हम लोग लिख सकते हैं। वैसे भी हम लोग इंडियंस जो हैं वो तरीका आसानी से खोज लेते हैं जिसमें हम लोग ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। तो मुझे लगता है कि सभी लोग इसी तरीके पे ज़्यादा क्या होंगे, कंफर्टेबल होंगे, ठीक है। तो हम लोग आव्यूह बनाने के लिए ये बड़ी कोष्ठक का उपयोग करेंगे और इनको हम लोग कैपिटल लेटर्स से क्या करते हैं, शो करते हैं। इसके बाद कुछ भी पढ़ने के लिए हम लोग को उसकी हिस्ट्री मालूम होनी चाहिए, ठीक है। वैसे हम लोग हिस्ट्री के स्टूडेंट्स नहीं हैं, बट फिर भी
आव्यू के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग नॉलेज लेते हैं कि आव्यू जो वर्ड है मैट्रिक्स का सबसे पहले इस शब्द का उपयोग किया था जे सिल्वेस्टर ने। ठीक है, क्यों उपयोग किया था, क्या हुआ था, क्या सपना आया था, ये तो मुझे नहीं मालूम। ठीक है, बस ये है कि उसने सबसे पहले मैट्रिक्स वर्ड्स को क्या किया था, यूज़ किया था। देन आर्थर कैली एक मैथमेटिशियन थे। ठीक है, उन्होंने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स का यूज़ किया था। अब ये लीनियर इक्वेशन क्या होता है, तो आप लोगों ने 10th क्लास में या 9th क्लास में लीनियर इक्वेशन पढ़ा होगा। लीनियर इक्वेशन हम लोग रैखिक समीकरण, उस समीकरण को बोलते हैं जिसका जब हम लोग ग्राफी निरूपण करते हैं, जब हम ग्राफ बनाते हैं तो हमें एक लाइन मिलती है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन ऐसा होता है 2x + 3y = 5। ठीक है, और हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं 3x - 7y = 6। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें ये जो इक्वेशन है समीकरण, इस समीकरण को हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, और इसको भी हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन या रैखिक समीकरण। तो इसको लीनियर इक्वेशन या रैखिक समीकरण क्यों बोलते हैं, तो अगर हम लोग ऐसा करके ग्राफ प्लॉट करते हैं, यहाँ पे x एक्सिस ले लेते हैं और यहाँ पर y एक्सिस ले लेते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग इसमें x की वैल्यूज़ पुटअप करते हैं और y की वैल्यूज़ निकालते जाते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू पुटअप करने और y की वैल्यू निकालने इस पर जो हमको पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है, उन पॉइंट्स को जब हम लोग मैच करते हैं तो हमें एक लाइन मिलती है, रेखा मिलती है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब आपको नॉलेज होगा कि अगर जैसे हम लोग एग्जांपल के लिए ले लेते हैं x + 5 = 9। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको दूसरे इक्वेशन की ज़रूरत नहीं है। x = 9 - 5 x = 4। तो यहाँ पे जो x है अननोन वैल्यूज़ है। ठीक है, वेरिएबल या हम लोग बोल सकते हैं अज्ञात राशि। ठीक है, तो अननोन वैल्यूज़, ये जो x है इसको फाइंड आउट करने के लिए हमको केवल एक इक्वेशन की ज़रूरत है। तो अगर आपके इक्वेशन में एक अननोन वैल्यू है, ठीक है, तो उसको सॉल्व करने के लिए एक ही इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर कितनी अननोन वैल्यूज़ हैं, 2, x और y। ठीक है, तो अगर मैं इस वाले इक्वेशन को मिटा देता हूँ, ठीक है, और अगर आपको मैं बोलूँ कि इसको फाइंड आउट करो कि इसमें x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी, तो हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर आपके पास दो अननोन वैल्यूज़ हैं, दो वेरिएबल्स हैं, दो चर राशियाँ हैं, तो उसके लिए हम लोगों को दो समीकरण की क्या होगी, आवश्यकता होगी। ठीक है, तो ये जो दो समीकरण है यहाँ पर कुछ भी चेंजेस आप कर सकते हैं। ठीक है, x और y के मान जो हैं वो बदल जाएंगे। तो इन दो इक्वेशन की हेल्प से हम लोग x की और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं ये समझा रहा था कि इसको लीनियर इक्वेशन क्यों कहते हैं। तो इसके लिए भी अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे, एक एक्सिस में x लेंगे और एक में y लेंगे और फिर कुछ ऐसा करके टेबल बनाते थे, अगर आप लोग को याद होगा, यहाँ पर x लेते हैं, यहाँ पर y, x की वैल्यू हम अपने मन से पुटअप करते जाते हैं और y की वैल्यूज़ निकालते जाते हैं। फिर उसको ग्राफ में जब हम प्लॉट करेंगे, फिर उसको हम लोग मैच करेंथ तो हमको क्या मिलेगी, एक सरल रेखा मिलेगी। ठीक है, तो ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन। तो इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने 10th क्लास में सबसे पहले जो यूज़ किया था वो आप लोग याद करो, ग्राफिकल मेथड था, आलेखी विधि। उसके बाद फिर हम लोगों ने यूज़ किया था वज्र गुणनखंड विधि, विलोपन विधि, और एक और विधि थी, क्या नाम था, आलेखी विधि हो गया, वज्र गुणनखंड हो गया, विलोपन हो गया और प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, ये 4 विधियां पड़ी थी। अब हमारे पास जो आर्थर कैली जो थे, उन्होंने आव्यूह की सहायता से इस प्रॉब्लम को क्या किया, सॉल्व किया, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके x और y का मान निकाला। तो अब जब हम इस लेसन को पढ़ लेंगे तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो है वो टोटल 5 मेथड्स हो जाएंगे। 10th क्लास में या 9th क्लास में जब जिसमें भी था उसमें 4 मेथड थे। अब हमारा 5वां मेथड जो है वो मैट्रिक्स आव्यूह की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो नाम किसने दिया था, जे सिल्वेस्टर ने। ठीक है, और इस इक्वेशन जो पीछे लिखा हुआ है, इस इक्वेशन को सॉल्व किया मैट्रिक्स की हेल्प से, किसने, आर्थर कैली ने। इसके बाद आप लोगों ने नाम सुना होगा हाइजेनबर्ग। ठीक है, ये अंग्रेजों का नाम बड़ा चला लो यार, कभी जेनबर्ग बोल दो या गेनबर्ग बोल दो। ठीक है, तो हाइजेनबर्ग जो है उसने क्वांटम थ्योरी
कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं उसको मैट्रिक्स की हेल्प से क्या किया था, सॉल्व किया था। ठीक है, अब ये क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम थ्योरी, क्वांटम फिजिक्स क्या है, तो आप लोग यूट्यूब में सर्च कर लीजिएगा। 20वीं शताब्दी 1900 के पहले जो हम लोग पढ़ते थे उसको हम लोग बोलते थे ओल्ड फिजिक्स, चीड़ सम्मत भौतिकी, और इधर फिर आ गया मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स मैक्सिमम पार्ट जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम पार्टिकल्स, क्वांटम फिजिक्स पर डिपेंडेंट है। लेकिन हमारा 11th क्लास का जो फिजिक्स था वो बेसिक फिजिक्स था, उसमें क्वांटम फिजिक्स के थोड़े बहुत पार्ट्स हैं। 12th में जो फिजिक्स है उसमें भी पार्ट्स जो हैं वो क्वांटम मैकेनिक्स हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग क्या करते हैं, पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनकी स्पीड, उनका वेट, उनका मास और उनका बिहेवियर, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में। तो हाइगेनबर्ग ने मैट्रिक्स की हेल्प से क्वांटम मैकेनिक्स की कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, तब मैट्रिक्स जो है वो दुनिया की नज़र में आया और तब से हम लोग मैट्रिक्स को पढ़ रहे हैं। तो अगर हम 12th के बाद इंजीनियरिंग करते हैं या किसी हाई लेवल का कोर्स करते हैं या हम लोग एनालिसिस PhD करते हैं, तब हम लोग क्वांटम फिजिक्स पढ़ेंगे और तब हम लोग को क्वांटम फिजिक्स के रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स की हमको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये तो हो गया इतिहास। ठीक है, अब इतिहास बोलो या बकवास बोलो, ठीक है, हम लोग क्या है, साइंस वाले बड़े स्वार्थी होते हैं। ठीक है, हम लोग को इतिहास पढ़ना अच्छा नहीं लगता, इसलिए तो हमने साइंस लिया। बहुत सारे बच्चे लोगों को साइंस लेने का रीज़न ये नहीं होता है कि मुझे डॉक्टर बन जाना है, इंजीनियर बनना है, मुझे साइंटिस्ट बनना है, ये रीज़न नहीं होता है। उनका मेन रीज़न ये आता है, मुझे हिस्ट्री अच्छी नहीं लगती थी। ठीक है, तो हिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं, पानीपत का युद्ध कब हुआ और किसके किसके बीच हुआ, तो ये याद करना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, और हम साइंस के जो लोग होते हैं ना, बड़े स्वार्थी होते हैं, मैंने कहा। ठीक है, तो इसमें हम लोग को क्या करते हैं, हमको पेन यूज़ करना है, लेकिन हमको इससे कोई मतलब नहीं है कि पेन का आविष्कार किसने किया। ठीक है, हम लोग बचपन से पानी पीते हैं, फॉर्मूला पता चलता है 6th 7th 8th क्लास में। ठीक है, हमको पानी पीने से क्या है मतलब है। ठीक है, अभी आप लोग मेरे को मोबाइल में देख रहे हैं, ठीक, आपको इससे कोई मतलब नहीं है कि मोबाइल की खोज किसने की, मोबाइल किसने बनाया, बस यूज़ करना है। जो बंदा कभी स्कूल नहीं गया वो भी मोबाइल क्या कर रहा है, यूज़ कर रहा है। अभी चल रहा है कोविड-19। ठीक है, तो कोविड-19 का हमारे लिए 18+ के लिए भी टीका आ गया है। ठीक, तो टीका लगवाने के लिए लाइंस बहुत लंबी है। अब वहाँ जाकर के आप 1 by 1 सबसे पूछते जाना कि ये जो कोरोना का टीका है आप जो लगवा रहे हैं उसका नाम क्या है, नहीं पता लोगों को। इसकी खोज कहाँ हुई वो भी नहीं पता। ठीक है, कौन से इंस्टीट्यूट में हो वो भी नहीं पता। हमको क्या करना है, कोरोना का टीका लगवाना है। ये साइंस वालों का एक और जनरल सभी व्यक्तियों का ये है कि हमको चीज़ें दे दो, हम उपयोग कर लेंगे, वो चीज़ किसने बनाई इससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो वैसे ही आव्यूह जो है, आव्यूह में आपको इससे कोई मतलब नहीं है कि उसका पहला वर्ड्स आव्यूह को किसने यूज़ किया, फिर उसके बाद फिर क्या हुआ, आर्थर कैली ने क्या किया, हाइगेनबर्ग ने क्या किया। हम लोग ये पढ़ेंगे कि आव्यूह को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, फिर उसकी हेल्प से रैखिक समीकरण जो आर्थर कैले ने जो सॉल्व किया था वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके अलावा हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं, फॉर एग्जाम्पल बीजगणित, अलजेब्रा हो गया। ठीक है, रेखागणित, ज्योमेट्री, सांख्यिकी, स्टैटिक्स, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी, लीनियर प्रोग्रामिंग, पेडोलॉजी, प्रोबेबिलिटी थ्योरी, ग्राफ थ्योरी और सेंसस, जनगणना। ठीक है, इन सारी चीज़ों का कैलकुलेशन जब हम लोग करते हैं तब हम लोग को मैट्रिक्स आव्यूह की हमको ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हमारा सिलेबस अभी उतना अपडेटेड नहीं है। हमारे सिलेबस में थोड़ा बहुत सांख्यिकी के कुछ क्वेश्चंस हैं और कुछ क्वेश्चंस लीनियर इक्वेशंस के प्रॉब्लम्स हैं। तो ये हो गया हमारा क्या, सांख्यिकी आव्यूह का क्या हो गया, डेफिनेशन। ठीक है, अब हम लोग आते हैं आव्यूह के डेफिनेशन पे। तो आव्यूह की डेफिनेशन जो है वो हिंदी में हम लोग देते हैं आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार या वर्गाकार क्रम विन्यास है। इन संख्याओं या फलनों को आव्यूह के अवयव या प्रविष्टियां कहते हैं। और इंग्लिश में है अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर और स्क्वायर एरे ऑफ नंबर्स ऑफ और फंक्शंस। तो ये क्या कहना क्या चाह रहा है, ठीक है, तो ये क्या कहना चाह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे अभी आप लोग को दिखाया a = 2, ठीक है, तो
तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं b इक्वल टू 1 2 3 4। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग c इक्वल टू, तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये जो है ये रेक्टेंगुलर फॉर्म है, ठीक है, और ये जो है ये स्क्वायर फॉर्म है, ये वाला जो है वो भी क्या है, स्क्वायर फॉर्म है। तो एक ऐसा सेट, एक ऐसा विन्यास, ठीक है, जो या तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो, ठीक है, या फिर स्क्वायर के फॉर्म में हो। बुक में रेक्टेंगुलर बस लिखा है बट स्क्वायर भी होता है, ठीक है, जिसमें डिजिट्स इधर अगर 2 एलिमेंट्स हैं तो इधर भी 2 एलिमेंट्स होंगे, इधर 3 एलिमेंट्स हैं तो इधर भी 3 एलिमेंट्स होंगे। हाँ, ये जो है ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, इधर 3 एलिमेंट्स हैं, इधर जो है वो 2 एलिमेंट्स हैं। तो ये जो विन्यास है, ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, आव्यूह। मैंने पहले ही आप लोग को बताया कि इसको ये जो नंबर्स होते हैं ये रियल नंबर्स या कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं या कोई फंक्शन हो सकता है। अब फंक्शन जो होता है, अगर आप लोग को फंक्शन की डेफिनेशन मालूम होगी तो फंक्शन जो कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है, एफ एक्स इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं क्या, साइन एक्स, ठीक है, या फिर हम लोग एफ एक्स इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3, ठीक। तो ये फंक्शन है, ठीक, ये रियल नंबर्स हैं, इनकी वैल्यूज जो है वो फिक्स है, ठीक है। 1 मतलब 1, 2 मतलब 2, 3 मतलब 3, वो चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पर एक चौथा अवयव बनाते हैं d इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं क्या, साइन एक्स, ये कॉस एक्स, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं माइनस साइन एक्स, और यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं माइनस कॉस एक्स। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये जिनसे मिल करके बना है, ये फंक्शंस हैं, ठीक है। ये x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है। हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर चलो y लिख लेते हैं और यहाँ पर भी हम लोग y लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये y का फंक्शन हो गया, ये भी y का फंक्शन हो गया, ये x का फंक्शन हो गया। तो जो मैट्रिक्स है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है, जिसके अंदर रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर या फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने एग्जांपल्स लिए किसके, रियल नंबर्स के, और ये किसका एग्जांपल हो गया, फंक्शन का। तो आई होप कि आप लोग को अवयव की परिभाषा जो है वो समझ में आ गई होगी। अब अवयव को डिनोट किससे करते हैं, तो मैंने पहले ही बताया है कि अवयव को हम लोग इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी या किसी भी अन्य कैपिटल लेटर्स से क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। इसके अलावा अवयव के जो एलिमेंट्स होते हैं, ये जो हम लोगों ने डिजिट्स लिखे हुए हैं, नंबर्स, ये फंक्शन जो लिखे हुए हैं, ठीक है, इसको हम लोगों को या तो बड़े कोष्टक के अंदर लिखना होता है या फिर हम लोग छोटे कोष्टक के अंदर लिखते हैं या फिर डबल लाइन्स के अंदर लिखते हैं, ठीक है। तो मैंने आप लोग को बताया है कि हम वही यूज़ करेंगे जो हमारे लिए सुविधाजनक हो, तो हम लोग यूज़ करते हैं क्या, बड़ा कोष्टक। इसके बाद ये जो है ये 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर हम लोग बात करें इसकी साइन एक्स, कॉस एक्स, माइनस साइन वाई, माइनस कॉस एक्स। तो यहाँ पर कितने नंबर्स लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर 6 नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर 9 नंबर्स लिखे हुए हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये सिक्वेंशियल फॉर्म में हो, यहाँ पर 3 5 8 ऐसा कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ कि टोटल कितने नंबर लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर कितने नंबर लिखे हुए हैं, 4, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर कितने लिखे हुए हैं, 6, यहाँ पर कितने लिखे हुए हैं, 4, यहाँ पर कितने लिखे हुए हैं, 9, यहाँ पर कितने लिखे हुए हैं, 4। तो ये जो नंबर्स होते हैं जिनसे मिलकर के अवयव क्या होता है, बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स, या फिर हिंदी में हम लोग उसको क्या बोलते हैं, अवयव, या फिर हम लोग एंट्रीज, या हम लोग बोलते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। पार्टिकल्स मतलब कण होता है, ठीक है, कंस्टिट्यूएंट्स ऐसा हम लोग बोलते हैं। इसके बाद इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक तो हम लोग लेते हैं रो और एक हम लोग लेते हैं कॉलम, ठीक है। तो रो किसको बोलेंगे और कॉलम किसको बोलेंगे, तो थोड़ा ध्यान से हम लोग समझते हैं। ये देखिए, इसका एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो ये जो 1 2 3 ये एक ही लाइन में है, 4 5 6 ये भी एक ही लाइन में है, ठीक है। तो अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल चलते हैं तो 2 लाइन्स हम लोग क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग वर्टिकल चलते हैं तो हम लोग कितनी लाइन्स खींच सकते हैं, 3 लाइन्स खींच सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस, जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस हम लोग क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं, क्षैतिज पंक्तियां बोलते हैं हिंदी में, इसको हम लोग बोलते हैं रो,
ठीक है, ये रो है और ये भी जो है वो क्या है, रो। ये जो है ये पहला रो है और ये वाला जो है वो दूसरा रो। इसको हम लोग डिनोट करेंगे R1 और इसको हम लोग डिनोट करेंगे किससे, R2 से, ठीक है। और ये जो लाइंस हैं इसको इधर से हमको गिनना है, तो ये जो है ये कॉलम ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल, हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइंस जो है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम या फिर स्तंभ। हिंदी में क्या बोलेंगे, स्तंभ। लेकिन जब हम इसका मैथ्स सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर पंक्ति 1 पंक्ति 2 ऐसा नहीं लिखते, रो 1 रो 2 ही लिखते हैं। और इसको हम लोग लिखेंगे कॉलम 1, ठीक है, ये होगा कॉलम 2 और ये होगा कॉलम 3। तो ये जो मैंने मैट्रिक्स बनाया है इसमें 2 रो हैं और 3 क्या है, कॉलम है। अब रो और कॉलम का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके बिना हम लोग अवयव का ऑर्डर, क्रम, कोटि नहीं लिख पाएंगे। तो यहाँ पर मैं बहुत सारे एग्जांपल्स लूँगा जिससे आपका रो और कॉलम का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। आपको ये फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है कि जो हमको मैट्रिक्स दिया हुआ है उस मैट्रिक्स में कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल A जो मैंने अभी लिया हुआ था उसको हम लोग ले लेते हैं 1 3 5 6 9 7 ऐसा ले लेते हैं, ठीक है। तो ये और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रो, ठीक है। तो ये क्या हो गया R1 और ये वाला हो गया R2। अब हम लोग बात करते हैं ऊर्ध्वाधर लाइंस, वर्टिकल लाइंस, जिसको हम लोग कॉलम या फिर क्या बोलते हैं, स्तंभ, ठीक है। तो ये जो है ये क्या होगा, C1, ये होगा C2 और ये जो है ये क्या होगा, C3। तो ये जो मैट्रिक्स है, अवयव है, इसमें 2 रो हैं और 3 क्या है, कॉलम, ठीक है। अब हम लोग दूसरा सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। सिंपल से फिर हम लोग टफ की ओर जाएंगे। ABCDEFGHI ये हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो ये तो आप लोगों ने तुरंत फाइंड आउट कर लिया होगा, आपके दिमाग में मेरे लिखते जैसे मैंने लिखना क्लोज किया तो आपके दिमाग में खट से आ गया होगा 3 लाइन इधर है 3 लाइन इधर है, ठीक है। लेकिन वो 3 लाइंस में कौन रो है कौन कॉलम है ये जानना जरूरी है। तो ये हो गया हमारा R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, ये हो गया C1 C2 और क्या हो गया C3, ठीक है। तो ये जो हम लोगों ने अवयव बनाया है मैट्रिक्स, इसमें 3 रो और 3 क्या है, कॉलम। अब हम लोग थोड़ा सा लेवल हाई करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग तीसरा मैट्रिक्स C= हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग ले लेते हैं 1 5 लिख लेते हैं और यहाँ पर ले लेते हैं 7। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप लोग, ठीक है, कि इसमें रो कितने हैं और कॉलम कितने हैं। तो दिमाग में आप लोग के क्लिक कर रहा होगा एक ही रो है और कॉलम तो है ही नहीं। तो ऐसा नहीं है, हर अवयव में, हर मैट्रिक्स में रो भी है और कॉलम भी है। और हमारा जो नेचर है, हम लोग रो बहुत आसानी से फाइंड आउट कर लेते हैं, बट कॉलम को फाइंड आउट करना थोड़ा दिक्कत सा महसूस होता है नहीं, कुछ भी है बहुत सिंपल। तो आपको ऐसे लाइंस खींचनी है, एक शुरू में ऐसे लाइंस खींचनी है, ठीक है, और फिर ऐसे लाइंस खींचनी है जो नंबर से, एलिमेंट से होकर के गुजरे। उसके बाद निकल आता है यार रो और कॉलम। तो यहाँ से हमने लाइन खींची, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रो 1, क्या हो गया, रो 1, ठीक। अब दूसरी लाइन और तीसरी लाइन खींच सकते हो क्या, नहीं खींच सकते। तो इसमें केवल और केवल कितने रो हैं, एक ही रो है, ठीक है। अब हम लोग वर्टिकल लाइंस, ऊर्ध्वाधर खड़ी लाइन खींचने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो ये पहली लाइन हो गई, ये दूसरी लाइन हो गई, ये तीसरी लाइन हो गई। इस बात का आप लोग को ध्यान देना है कि जब हम लोग रो और कॉलम फाइंड आउट करते हैं तो हर एक एलिमेंट्स, हर एक नंबर से 2 लाइन्स होकर के गुजरनी चाहिए और उसके ऊपर प्लस बनना चाहिए। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर प्लस बन रहा है, यहाँ पर भी प्लस बन रहा है, यहाँ पर भी प्लस बन रहा है। तो ऐसे में कितनी लाइन आई, 1। तो रो कितना होगा, केवल 1। और कॉलम कितने होंगे, 3। तो ये वाला हो गया C1, ये हो गया C2 और ये वाला हो गया हमारा क्या, C3। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग D=1। चलिए दूसरा लेते हैं A और यहाँ पर ले लेते हैं C, ठीक है। तो ये तो आप लोग को तुरंत आ गया होगा दिमाग में, इसमें कितने रो हैं, 1 रो है, ठीक है, और 2 कॉलम है, ठीक। तो ये हो गया हमारा क्या, R1
ये हो गया C1 और ये हो गया क्या C2। नेक्स्ट हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं E इक्वल टू, तो E इक्वल टू मैंने केवल ऐसा लिखा, केवल 1, ठीक है, या F इक्वल टू मान लेते हैं मैंने केवल A लिखा, ठीक। अब इसमें बताइए कितने रो और कितने कॉलम्स हैं, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था कि जो नंबर है उस नंबर पे प्लस साइन बनना चाहिए, ठीक है। प्लस साइन बना करके लाइन को आगे बढ़ा दो, ठीक है। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो रो होगा और जो वर्टिकल लाइंस होगी वो क्या होंगे, कॉलम। तो आपको इस एलिमेंट्स पे प्लस साइन बनाना है, ठीक है। तो प्लस साइन बनाने के लिए ऐसे और ऐसे लाइन खींचनी होगी, यहाँ पर एरो ले लेते हैं और यहाँ पर एरो ले लेते हैं, तो ये होगा R1 और ये होगा क्या, C1। तो इसमें एक रो है और एक क्या है, कॉलम है। वैसे ही इसमें भी एक क्या होगा, रो होगा और एक कॉलम होगा। आई होप कि आप लोगों को रो और कॉलम का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। अब आप अपने मन से कोई भी एग्जाम्पल क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं और उसमें हम लोग क्या निकाल सकते हैं, रो और कॉलम निकाल सकते हैं। चलिए मेरे दिमाग में एक और आ रहा है, उसको भी हम लोग बना लेते हैं। तो मैं G इक्वल टू ले लेता हूँ 1 2 3 4 और 5 और यहाँ पर ले लेते हैं A B C D और E, ऐसा लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब बताइए उसमें कितने रो और कितने कॉलम हैं, ठीक है। तो सिंपल है, ये लाइन हो गई और ये लाइन हो गई, तो रो कितने हो गए, 2 हो गए और A 1 2 3 4 और ये 5, तो C1 C2 C3 C4 C5, ठीक है। तो 5 कॉलम है और यहाँ पर R1 और R2, ठीक है, 2 क्या है, रो हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, रो और क्या निकाल सकते हैं, कॉलम, ठीक है। अब हम लोगों को पढ़ना है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, हिंदी में बोलते हैं आव्यूह की कोटि। ये स्टेट लेवल के एग्जाम्स में छोटे छोटे क्वेश्चन से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चंस में ये पूछ देता है, ठीक है। तो ऑर्डर या कोटि, आव्यूह की कोटि, तो आव्यूह की कोटि का मतलब ये होता है कि ऐसा प्रदर्शन जिससे हमको ये पता चले कि उसमें कितने रो हैं और कितने कॉलम, ठीक है। इसमें इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि पहले आपको क्या लिखना है, रो, फिर यहाँ पर क्रॉस लगाना है और यहाँ पर फिर क्या लिखना है, कॉलम। इस क्रॉस का मतलब मल्टीप्लाई नहीं है, बाई बोलते हैं हम लोग, R/C ऐसा हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। मैं भी ये जितने भी मैंने एग्जांपल्स लिए हैं इन सब का मैं ऑर्डर आपको निकाल करके बताऊंगा, ठीक। लेकिन यहाँ पर ये जो क्रॉस है, इस क्रॉस का मतलब इनटू नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो हमको अच्छा एक चीज़ और इस बात पे भी ध्यान रखना है कि गलती से C/R मतलब C को पहले नहीं लिखना है, C मतलब कॉलम की संख्या पहले नहीं लिखनी है, ठीक है। पहले किसकी संख्या लिखनी है, रो की संख्या, और उसके बाद फिर किसकी संख्या लिखनी है, कॉलम की संख्या, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ये जो पहला एग्जाम्पल था हमारा, इसमें कितने रो हैं, 2, ठीक है, और कॉलम कितने हैं, 3। तो यहाँ पर 2 × हम लोग क्या लिखेंगे, 3। अब मैंने अभी क्या कहा, इनटू, एक्चुअल में ये इनटू नहीं है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 2/3, क्या बोलेंगे हम लोग इसको, 2/3, ये इनटू नहीं है, ठीक। तो ये जो हमारा मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर या इसकी कोटि कितनी होगी, 2/3, ठीक। ये जो मैट्रिक्स है इसमें 3 रो हैं और 3 क्या हैं, कॉलम। तो इसका ऑर्डर होगा कितना, 3/3, ठीक, 3 रो और 3 कॉलम। यहाँ पर आप लोग मेरे को समझ के बताइए कि 1/3 होगा कि 3/1 होगा, सोचिए, आ गया होगा दिमाग में। अगर पहले का समझ में आया होगा तो समझ में आ गया होगा। मैंने क्या कहा था, पहले क्या लिखना है, रो, और उसके बाद क्या लिखना है, कॉलम। आप लोग कॉपी में चाहो तो फॉर्मूला लिख सकते हो, ऑर्डर इक्वल टू R × C। ये हमारा क्या है, ऑर्डर या कोटि, हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे इसको, कोटि, ठीक है। ये कोटि का फॉर्मूला होता है, R × C। तो यहाँ पर कितने रो हैं, 1, ठीक, और कॉलम कितने हैं, 3। तो ये जो है ये कितने का होगा, 1/3 का,
ठीक है। और अब हम लोग आते हैं ये वाले पे, तो ये जो है ये क्या होगा 1/2, ये जो है ये क्या होगा 1/2, ठीक है। और ये जो है मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, यहाँ पर मैंने 1 लिखा था, ठीक है। एक ही एलिमेंट है इस मैट्रिक्स में, तो यहाँ पर रो कितना है 1, कॉलम कितना है 1, तो ये क्या हो जाएगा 1/1। ये वाला भी क्या होगा 1/1। अब वो जो लास्ट एग्जांपल मैंने लिखा था उस लास्ट एग्जांपल को मैं इधर लिख लेता हूँ, ठीक है, तो बेहतर समझ में आएगा। यहाँ पर g = मैंने जो उधर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 और A B C D E ये मैंने लिखा हुआ है, तो इसकी जो कोटि है ऑर्डर है वो R/C के फॉर्मेट में हमको लिखना है। तो देखो इसमें कितने रो हैं, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट रो और ये हमारा हो गया सेकेंड रो। तो रो की संख्या नंबर ऑफ रो कितने होंगे 2, ठीक है। और नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3 4 5, तो ये हमारा 2/5, ये हमारा क्या हो गया ऑर्डर हो गया किसका मैट्रिक्स का, या कहें अवयव की क्या हो गई कोटि। अब हम लोगों को पढ़ना है कि प्रॉपर्टीज मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो इट हैज़ m रोज, ठीक है। तो चलिए फिर इसको हम लोग बनाते हैं। A = जनरल जो फॉर्मूला होता है Aij, या चलो एक बार मैं कंप्लीट लिखता हूँ, उसके बाद फिर इसका कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा ये क्या है करके। A = हम लोग A11 A12 A21 A22 ऐसा हम लोग लिखते हैं, और यहाँ पर m×n लिखते हैं, ठीक है। आप लोग बोलेंगे कि इसमें 2/2 आना चाहिए, ठीक है, 2/2, तो ऐसा नहीं है, ये अभी कंटिन्यू है, ये इधर भी कंटिन्यू है, ये भी इधर कंटिन्यू है, ये भी इधर कंटिन्यू है और ये भी इधर कंटिन्यू है। मतलब ये बहुत बड़ा है, मैंने इसे बहुत छोटे फॉर्म में क्या किया है बनाया है, ठीक। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दो, हम लोग इसको और इसको क्या करेंगे मैच करेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज लिखें तो नंबर ऑफ रो, तो नंबर ऑफ रो जो है वो क्या हो गया 2, ठीक है, कितने हो गए 2। अगर हम इसके लिए लिखें तो नंबर ऑफ रो = क्या होगा m। मैंने फॉर एग्जांपल एक काम करते हैं, ठीक है, हम अवयव नहीं बनाते, ठीक है, मैट्रिक्स नहीं बनाते, हम केवल और केवल क्या लिखते हैं ऑर्डर लिख रहे हैं या कोटि। हम लोग लिख लेते हैं 2/5, और एक ऑर्डर हम लोग लिखते हैं m/n, ठीक। इसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी को मैच करते हुए चलेंगे। तो देखो ये हमारा एग्जांपल है किसका 2/5 का। अब इसमें ध्यान दो कि इसमें रो नंबर ऑफ रो, ठीक है, नंबर ऑफ रो जो हैं वो कितने हैं 2, ठीक। तो इसमें नंबर ऑफ रो कितने होंगे m, ठीक। इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 5, ठीक। तो हम लोग ले लेते हैं नंबर ऑफ कॉलम, तो नंबर ऑफ कॉलम कितने हो गए 5। यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम = क्या होगा n। अब हम लोग जहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन है एक रो में कितने एलिमेंट्स होते हैं या एक कॉलम में कितने एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ध्यान दो कि ये था क्या रो, ये भी है क्या रो, ठीक। रो की संख्या कितनी है 2, ठीक। पहले रो में कितने एलिमेंट्स हैं 5, सेकंड रो में कितने एलिमेंट्स हैं 5, और 5 क्या है नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि रो में कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इस मैट्रिक्स की हम लोग बात करें, पहला क्वेश्चन रो कितने हैं, तो रो कितने हैं 2, ठीक है। एक रो में कितने एलिमेंट्स हैं, तो क्या होगा 5, ठीक। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ रो, ठीक, तो क्या होगा 5। वैसे यहाँ पर हम लोग ले नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ रो, तो रो की संख्या m है,
लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ रो इक्वल टू क्या होगा, n। नहीं आया समझ में? ठीक, चलो कॉलम के समझ के देखते हैं। ठीक है, तो मेरे को ये बताओ कि इसमें कॉलम कितने हैं। ठीक, तो सिंपल सा आंसर, कितने कॉलम है, 5 कॉलम्स हैं हमारे पास। एक कॉलम में कितने एलिमेंट्स हैं, तो 2 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं। ठीक है, तो कॉलम कितने हैं, 5। एक कॉलम में कितने एलिमेंट्स हैं, 2। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ कॉलम। ठीक, तो यहाँ पर कितना आएगा, 2। ठीक है, और वैसे यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ कॉलम, तो ये जो है वो n जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पर देखें, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि अगर रो की संख्या कितनी है, x, और कॉलम की संख्या कितनी है, y, तो रो की संख्या कितनी है, x, और एक रो में कितने एलिमेंट्स हैं, तो आंसर आएगा y। अब चाहो तो चेक कर लो। वैसे ही नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, y, और एक कॉलम में कितने एलिमेंट्स हैं, तो फिर क्या आएगा, x। ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, मैं और क्वेश्चन लेकर के समझाऊंगा, अभी आगे हम लोग और समझते हैं। ठीक, एक सिंपल सा और क्वेश्चन कि जो हमारा मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं। तो आप लोग बोलोगे क्या दिक्कत है, गिन देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ऐसा आपको मैट्रिक्स बना के नहीं देगा वो। ठीक है, आपको केवल वो ऑर्डर बताएगा, केवल और केवल ऑर्डर बताएगा, और ऑर्डर बता करके क्या पूछेगा, नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। अब आप बोलोगे मल्टीप्लाई का साइन तो ही है, तो मैंने बताया वो मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, उसको हम लोग बाय बोलते हैं। तो 2 इंटू 5 कर दो, तो आंसर कितना आ जाएगा, 10। तो इस मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, 10। ठीक, इस वाले में टोटल एलिमेंट्स होंगे mn। कितने होंगे, mn। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस अपने मन से बनाते हैं। हम उसमें निकालेंगे नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम, उसका ऑर्डर क्या है, रो में कितने एलिमेंट्स हैं, कॉलम में कितने एलिमेंट्स हैं, और टोटल कितने एलिमेंट्स हैं। इन चीज़ों को हम लोग को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हम लोग अलग अलग प्रकार के क्या करते हैं, मैट्रिक्स डिज़ाइन करते हैं, और अलग अलग प्रकार के मैट्रिक्स डिज़ाइन करने के बाद फिर हम लोग उस पर उसकी प्रॉपर्टीज़ निकालेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। a इक्वल टू a b c d e f g h, ये हमारा क्या हुआ, मैट्रिक्स। ठीक, इस मैट्रिक्स में पहली प्रॉपर्टी नंबर ऑफ रो, तो नंबर ऑफ रो R1 और R2, तो नंबर ऑफ रो क्या हुआ, 2। ठीक, अब इससे पहले जो मैं समझा रहा था, जिसमें जो आप लोग को जो थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही थी, उसको लेते हैं। एलिमेंट्स इन ईच रो, एक रो में कितने अवयव हैं, एक रो में कितने अवयव हैं, तो 1 2 3 4। इस रो में कितने हैं, तो इसमें भी 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच रो कितने आ गए, 4। ठीक, अब हम लोग सेकंड लेते हैं, इससे रिलेट करते हैं। नंबर ऑफ रो लिए हम लोग, अब हम लोग लेंगे क्या, नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3 4। नंबर ऑफ कॉलम क्या हुए, 4। ठीक, अब हम लोग फोर्थ लेते हैं, एलिमेंट्स इन ईच कॉलम। ठीक है, तो प्रत्येक कॉलम में एलिमेंट्स की संख्या, तो इस कॉलम में कितने एलिमेंट्स हैं, 2। इस कॉलम में भी कितने एलिमेंट्स हैं, 2। इस कॉलम में भी कितने एलिमेंट्स हैं, 2। इस कॉलम में भी कितने एलिमेंट्स हैं, 2। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2। ठीक है,
अब हम लोग नेक्स्ट लिखते हैं इसका ऑर्डर, इसकी कोटि क्या होगी, ठीक है। तो मैंने बताया था कि ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है, R/C, ठीक है। तो इसमें रो कितने हैं 2 और कॉलम कितने हैं 4, तो इसका जो ऑर्डर है वो क्या होगा R/C मीन्स 2 क्या होगा 4, ठीक। तो मैं एक्चुअल में ये समझाना चाह रहा था कि अगर हम लोग ऑर्डर क्या लिख रहे हैं 2/4, तो बहुत ध्यान से समझना, फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। नंबर ऑफ रो 2, रो की संख्या कितनी है 2, एक रो में कितने एलिमेंट्स हैं, तो क्या आंसर आएगा 4, ठीक। अगला हम लोग लेंगे नंबर ऑफ कॉलम, तो नंबर ऑफ कॉलम की संख्या, स्तंभों की संख्या कितनी है 4, एक स्तंभ में कितने अवयव हैं, तो एक स्तंभ में कितने अवयव आएंगे 2, ठीक है। ये समझना है। ऑर्डर हो गया 2/4। नेक्स्ट लास्ट हम लोग लेते हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स, अवयवों में कुल अवयवों की संख्या, तो इसका मल्टीप्लाई कर दो तो नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे 8। तो ये हमारा हो गया क्या, रो कैसे फाइंड आउट करते हैं, कॉलम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। रो में कितने एलिमेंट्स होते हैं, कॉलम में कितने एलिमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जनरल एलिमेंट्स के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अब आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा कैसे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको YouTube में लिख करके, जो ऊपर में सर्च दिया होता है उसमें आपको लिखना पड़ेगा प्रशांत कुमार अग्रवाल, ठीक है। तब जा कर के मेरा चैनल दिखेगा, फिर उस चैनल में अंदर जाएंगे तब आपको मेरा सेकंड वीडियो मिलेगा। या फिर दूसरा ऑप्शन नीचे में जहाँ पे वीडियो अभी आप देख रहे हैं उसके नीचे लिखा हुआ है 3-4 चीज़ें लिखी हैं, लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन, ठीक है। तो लाइक वाइक से मतलब नहीं है यार, छोड़ो, मन पड़े तो कर दो, कुछ मिलता नहीं है, ठीक है। लेकिन सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन को ऑन करना, नोटिफिकेशन को ऑन करोगे तो आप 3 ऑप्शन मिलेगा, उसमें ऑल पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको पता चल जाएगा। और आपको अगर मेरे वीडियोस नहीं देखने होंगे तो रहने दो, क्या दिक्कत है। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।